Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the great name of Allah, who is the most beneficent and merciful. Assalamu alaikum. This is Beria Model School, PND Maripur. I am Aksanas from Primary Wing, your mathematics teacher. Welcome to the class, students. Hope you are fine and doing well. In today's lecture, we are going to do practice of division sums and learn about the different terms of division. So let's start the lecture. आज लेक्चर नंबर 5 में हम जिस टॉपिक की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं वो है डिवीज़न। और डिवीज़न को समझने के लिए पहले कुछ टर्म्स हैं जिनको समझना ज़रूरी है और वो टर्म्स हमारे पास स्क्रीन पर मौजूद हैं। पहला मैंने समझ लेते हैं। द टर्म नंबर 1 इज़ डिविडेंड। द नंबर दैट इज़ डिवाइडेड, वो नंबर जिसे डिवाइड किया जा रहा है उसे डिविडेंड कहा जाएगा। डिवाइज़र, टू विच डिविडेंड इज़ डिवाइडेड, हमारा जो डिविडेंड है जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं, जिस नंबर के साथ उसे डिवाइड किया जा रहा है उस नंबर को डिवाइज़र कहेंगे। क्वोशिएंट, द आंसर ऑफ डिवीजन प्रॉब्लम, जो हमारी डिवीजन प्रॉब्लम का फाइनल आंसर आएगा। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी गई है, इसमें जो फाइनल हमारा आंसर आ रहा है उसे क्वोशिएंट कहते हैं, तो ये 5 हमारा क्वोशिएंट होगा। रिमाइंडर, द वैल्यू और अमाउंट दैट रिमेन्स, जब हमारा डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा तो एंड में जो हमारे पास वैल्यू रिमेनिंग बच जाती है, ये रिमेनिंग वैल्यू हर सम में, ज़रूरी नहीं कि आपके हर सवाल में रिमेनिंग वैल्यू बचेगी। अगर कोई ऐसा सम है जिसमें कोई वैल्यू रिमेनिंग बच जाती है, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है, इसमें आपको 2 रिमेनिंग नज़र आ रहा है कि 17 में से जब 15 माइनस किया गया तो 2 रिमेनिंग बच गया, तो ये 2 हमारा रिमाइंडर होगा। अब हम इसको एग्जाम्पल जो हमारी टर्म्स हैं उसको हम यहाँ फिलअप करते हैं। नंबर 1 डिविडेंड, जिस नंबर को डिवाइड किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव 17 रुपीज़, मेरे पास अगर 17 रुपीज़ हैं और मैं उसे 3 बच्चों पर यानी कि 3 स्टूडेंट्स पर डिवाइड करना चाह रही हूँ, सो मैं जिस वैल्यू को डिवाइड करना चाह रही हूँ वो क्या कहलाएगी? डिविडेंड कहलाएगी। तो 17 इज़ डिविडेंड। अब मैं 17 को डिवाइड कितने पर कर रही हूँ? 3 पर कर रही हूँ, सो दैट 3 इज़ डिवाइज़र। डिविडेंड को जिस नंबर के साथ डिवाइड किया जाएगा उसे क्या कहा जाएगा? डिवाइज़र कहा जाएगा। ये हो गई हमारी 2 टर्म्स। द आंसर ऑफ अ डिवीजन प्रॉब्लम, जो हमारा डिवीजन प्रॉब्लम का आंसर आया वो है 5, सो दैट 5 इज क्वोशिएंट। एंड द लास्ट वन इज द वैल्यू और अमाउंट दैट रिमेन्स, जो वैल्यू और अमाउंट जो बच जाएगी हमारी डिवीजन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद, उस वैल्यू को कहा जाएगा रिमाइंडर। तो ये हमारा होगा रिमाइंडर। इस तरह से हमारी 4 टर्म्स हैं जो हमारी डिवीजन प्रॉब्लम के लिए को समझने के लिए ज़रूरी थी। अब एक और चीज़ आप याद रखिएगा कि ज़रूरी नहीं कि हर प्रॉब्लम में या हर डिवीजन के सम में हमारे पास रिमाइंडर बचे। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो कम्प्लीटली डिविजिबल होते हैं, कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो कम्प्लीटली डिविजिबल होते हैं, तो वहाँ पे रिमाइंडर वैल्यू कोई भी नहीं होगी। तो हमारे पास सिर्फ वहाँ पे 3 टर्म्स होंगी, वो वैल्यू जिसको डिवाइड किया जा रहा है डिविडेंड, जिसके साथ डिवाइड किया जा रहा है डिवाइज़र, और जो आंसर आएगा वो होगा क्वोशिएंट। तो वहाँ पर हमारे पास एग्जैक्ट अमाउंट में डिविजिबल वैल्यू मौजूद होगी, इसलिए वहाँ पर कुछ भी रिमाइंडर नहीं होगा। सो रिमाइंडर कंपलसरी नहीं है कि हर डिवीजन के सम में रिमाइंडर भी आपके पास मौजूद हो। ये थी हमारी 4 टर्म्स जो हमने समझ ली। अब हम अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। डिवीजन ऑफ अ नंबर बाय 10, 100 एंड 1000। अगर बाय चांस आपके पास कोई ऐसे सम्स आते हैं या ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जिनमें आपके पास 10 के कॉलम में, 100 के कॉलम में या 1s के कॉलम में आपके पास 0 मौजूद हों, और आपके पास डिवाइज़र में यानी कि जिस वैल्यू के साथ आपको डिवाइड करना है, ये आपका है डिविडेंड, आपने इसको डिवाइड करना है, ये डिविडेंड है, और ये हमारा डिवाइज़र है जिसके साथ हमने डिवाइड करना है। जैसे कि हम यहाँ पढ़ चुके हैं, द नंबर दैट इज़ डिवाइडेड, इस नंबर को हमने डिवाइड करना है जो कि है 342,800, ये हमारा है डिविडेंड, और हमें 10 के साथ डिवाइड करना है तो ये होगा हमारा डिवाइज़र। अगर आपके पास बाय चांस ऐसा कोई सम आ जाता है या ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है जिसमें आपके पास डिविडेंड में भी 0 मौजूद हों, टेंस और यूनिट के प्लेस पर और 100 के प्लेस पर, और इसी तरह से डिवाइज़र में भी 0 हो, तो आप इजीली उसको डिवाइड कर सकते हैं। रैदर देन इस तरह सॉल्व करने के बजाय आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आपके पास यहाँ एक 0 है तो इस एक 0 से आपने इस एक 0 को कट कर दिया, तो आपके पास जो रिमेनिंग वैल्यू बचेगी वो आपकी डिवीजन का होगा आंसर। जैसे कि यहाँ पर वैल्यू बच गई है 34280, इसको आप किस तरह से रीड करेंगे? 280, एंड ये है 34,000। 34,280 आपका क्या होगा? आंसर होगा, यानी कि ये हमारा क्या होगा? क्वोशिएंट होगा। ठीक है, ये हमारा क्वोशिएंट आ गया जो हमारा फाइनल आंसर है। इसी तरह हम सेकंड सम को भी सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपके पास 2 0 हैं,
डिवाइज़र में और 3 ज़ीरो हैं डिविडेंड में। तो हम इन जो 2 ज़ीरो हैं इनसे ज़ीरो को कट कर देंगे, 1 ये इस तरह से 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट गए, तो आपके पास आंसर आ गया 840। तो 840 आपका क्या होगा, क्वोशिएंट होगा। इसका भी आंसर इसी तरह से आ जाएगा। आपको इस तरह से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको जो होमवर्क असाइनमेंट में इस तरह का क्वेश्चन दिया जाएगा, आप लोगों ने भी इसी तरह से सिंपली यानी कि सिंपल मेथड से सॉल्व करना है, इस तरह डिटेल मेथड में नहीं जाना। अगर आपके पास डिवाइज़र और डिविडेंड में इस तरह से वंस और टेंस और 100 की प्लेस पर जीरोस मौजूद हैं, तो आप इजी मेथड के ज़रिए, इस तरह सिंपल मेथड के ज़रिए सॉल्व करके असाइनमेंट करेंगे और उसकी पिक्चर्स ग्रुप में सेंड करेंगे। ठीक है, इसी मेथड को फॉलो किया जाएगा अगर आपके पास डिवाइज़र और डिविडेंड इस तरह से मौजूद हैं जिसमें ज़ीरो आ रहा है। ठीक है, अब हम आगे दोबारा नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी एक ज़ीरो से, ये जो वंस की प्लेस पर है, वंस की प्लेस पर ज़ीरो है, यहाँ पे भी वंस की प्लेस पर ज़ीरो, तो दोनों ज़ीरो से ज़ीरो कट गए। फिर ये टेंस की प्लेस पर ज़ीरो है, यहाँ भी टेंस की प्लेस पर ज़ीरो है, तो दूसरे ज़ीरो से दूसरा ज़ीरो कट गया। और फिर 100 की प्लेस पर ज़ीरो और यहाँ पर भी 100 पर ज़ीरो है, तो हमने तीसरे ज़ीरो से तीसरा ज़ीरो कट कर दिया। अब हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो क्या बचा है, 642। तो ये हमारा होगा क्वोशिएंट, तो ये हमारा आंसर है फाइनल। ठीक है, अगर आप इसको पूरे मेथड के जरिए इस तरह सॉल्व करते हैं तो भी आपके पास 642 ही आंसर आएगा। तो आप सिंपल मेथड के जरिए ही इसको सॉल्व करके असाइनमेंट रेडी करेंगे अपना। ठीक है, अब हमारे पास जो चौथा सवाल है इसमें भी हम इसी मेथड को फॉलो करते हुए सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। ये वंस के कॉलम में है, ये भी वंस के कॉलम में है, तो हमने जो डिवाइज़र है जो वंस के कॉलम में ज़ीरो आ रहा है, वहीं डिविडेंड के कॉलम में, डिविडेंड में भी वंस के कॉलम में ज़ीरो आ रहा है, तो हमने ज़ीरो से ज़ीरो को कट कर दिया। इसी तरह हमारे यहाँ पर टेंस के कॉलम में ज़ीरो है और यहाँ भी टेंस के कॉलम में ज़ीरो है, तो हमने दोनों की ज़ीरोस को कट कर दिया। अब हमारे पास यहाँ एक ज़ीरो रिमेनिंग बच चुका है जो कि हम अपने क्वेश्चन के साथ लगा देंगे। तो हमारे पास आंसर आ गया है 8420। तो ये हमारे पास आ गया है क्वेश्चन का आंसर, यानी कि हमारे ये हमारे डिवीजन का आंसर आ गया है जो कि है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन किसे कहते हैं, द आंसर ऑफ अ डिवीजन प्रॉब्लम। डिवीजन प्रॉब्लम का जो भी फाइनल आंसर होगा उसे क्वेश्चन कहा जाएगा। तो ये चारों हमारे क्वेश्चन हैं, यानी कि इन चारों डिवीजन प्रॉब्लम्स के आंसर हैं। लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दीज प्रॉब्लम्स। यहाँ पर दो प्रॉब्लम दी गई हैं हमें और हमें इन्हें सॉल्व करना है। सबसे पहले हमने जो टर्म्स पढ़ी थी उनके हिसाब से चेक कर लेते हैं कि 24 को क्या कहा जाएगा और 432,561 जो हमारे पास कॉलम के अंदर वैल्यू लिखी गई है इसे क्या कहा जाएगा। ये जो वैल्यू है 432,561, ये हमारे पास डिविडेंड है क्योंकि इसे डिवाइड किया जा रहा है, सो दैट वन इज डिविडेंड। और किसके साथ डिवाइड किया जा रहा है, 24 के साथ डिवाइड किया जा रहा है, सो 24 इज डिवाइजर। जिस वैल्यू के साथ डिवाइड किया जाएगा उसे डिवाइजर कहेंगे, और जिस वैल्यू को डिवाइड किया जा रहा है यानी कि इस वैल्यू को तकसीम किया जा रहा है, डिवाइड किया जा रहा है, तो इसे हम डिविडेंड कहेंगे। इसी तरह से जो सेकंड सम है इसमें भी 330 के साथ डिवाइड कर रहे हैं, सो दैट वन इज डिवाइजर। और ये वैल्यू जो कि 345,695 जो हमारी बॉक्स के अंदर कॉलम के अंदर लिखी गई है जिसको हमने डिवाइड करना है, सो दैट वैल्यू इज नॉन एज डिविडेंड। तो इसे हम क्या कहेंगे, डिविडेंड कहेंगे। अब इन दोनों सम्स को सॉल्व करने से पहले हमारे पास इनके टेबल्स का होना ज़रूरी है। आप डायरेक्ट मेथड के ज़रिए भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं टेबल्स को तो ठीक है, अदरवाइज़ आपके लिए आसान ये रहेगा क्योंकि आप अभी बेसिक स्टेप पे सॉल्व कर बेसिक क्योंकि अब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और इस प्रैक्टिस के दौरान आपके लिए आसान ये रहेगा कि पहले आप अपने जो डिवाइजर्स हैं, जैसे यहाँ पर 24 है और यहाँ पर 330 है, तो आप इनके टेबल्स को इजीली अपने पास लिख लें ताकि उनको सॉल्व करने में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। हमारे पास 24 का टेबल हमें लिखना है। 24 का टेबल आप दो मेथड के ज़रिए लिख सकते हैं। 24 को 2 से मल्टीप्लाई करें, फिर 24 को 3 से मल्टीप्लाई करें, फिर 24 को 4 से मल्टीप्लाई करें, जो कि एक बहुत ही कॉमन मेथड है जो हम नॉर्मल शुरू से करते आ रहे हैं। लेकिन इस टेबल को लिखने का एक और तरीका है जो मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं और अपना टेबल इजीली लिख सकते हैं। अगर 24 का टेबल हमें लिखना है तो 20 को आप अलग कर लें और 4 को अलग कर लें। एक साइड पे आप 20 का टेबल लिखिए और एक साइड पे 4 का टेबल लिखिए और फिर उनको सम अप कर दें। इस तरह से 24 का टेबल आप इजीली लिख सकते हैं, बजाय इसके कि आप एक एक नंबर के साथ या एक एक डिजिट के साथ आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। लेट्स हैव एग्जाम्पल। जैसे अगर 24 हमें टेबल लिखना है तो हम लिखेंगे 20 का टेबल पहले लिख लेते हैं, 20 को अलग कर दिया, 4 को अलग कर दिया, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में एक्सपेंड कर दें। ठीक है, 20 का टेबल लिखते हैं 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160,
180 एंड 200। ठीक है, 20 का टेबल जो कि आपको पता है बहुत ही ईजी है, जो आपने लिख लिया। अगर आपको 20 का टेबल नहीं आता तो आप और ईजी कर लें, 2 का टेबल लिख लीजिए और साथ में 0 का इजाफा कर दें। ठीक है, इसके साथ आता है 4 का टेबल, जो सबको आता होगा। तो हम 4 का टेबल लिखते हैं 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 एंड लास्ट में 40। और एंड में आप इनको सम अप कर देंगे। ठीक है, सम अप करना भी हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि आप इजीली इसको सम कर सकते हैं। 20 में 4 प्लस किया तो 24 आ गया, 40 में 8 प्लस कर दिया तो 48 आ गया, 60 में 12 का जो 10 है ये वाला पहले से प्लस कर दें, 60 में 10 प्लस कर दिया 70, 70 में 2 ऐड कर दें तो 72, 80 में ये 10 प्लस कर दिया तो आ जाएगा 90, 90 में 6 प्लस कर दें तो 96, 100 में 20 प्लस कर दिया 120, 120 में 24 प्लस करना है। पहले 120 में ये 20 प्लस कर दें, 140, 140 में 4 ऐड कर दीजिए तो 144, 140 में 20 ऐड कर देंगे तो 160 हो जाएगा, और 160 में 8 प्लस कर देंगे तो 168। इसी तरह से हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। 160 में ये 30 प्लस हो जाएगा, 32 में से पहले 30 को प्लस कर लेते हैं। 160 में 30 प्लस कर दिया तो हमारे पास 190, एंड 190 में 2 को प्लस कर देंगे तो 192। 180 में 30 प्लस कर देते हैं, 36 से टोटल वैल्यू, तो पहले हम 30 को प्लस कर लेते हैं। 180 में जब 30 प्लस कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 210, और उसमें हम 6 प्लस कर देंगे तो 216 आ जाएगा। और फिर इसी तरह से 200 में 40 प्लस कर दिया तो 240। तो इस तरह से हमारे टेबल हो जाएगा कंप्लीट, और ये बहुत जल्दी और सिंपल मेथड के जरिए हो जाएगा, बजाय इसके कि आप एक एक वैल्यू को मल्टीप्लाई करें, 20 को 2 से, 20 को 3 से, 20 को 4 से, उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लें और इसको प्रैक्टिस में ले आएँ तो इस मेथड के जरिए आप कितना भी बड़ा टेबल हो उसको ईजिली और जल्दी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम सेकंड टेबल भी लिख लेते हैं अपने पास, ताकि हम ईजिली दोनों सम्स को सॉल्व कर सकें। 330 का टेबल भी हम यहाँ पर अपने पास लिख लेते हैं रफ वर्क में, ताकि इजीली इन सवालों को सॉल्व किया जा सके। 330 का टेबल लिखते हैं। अब इसको भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। 300 एक साइड पे कर लेंगे और 30 एक साइड पे कर लेंगे। 300 का टेबल हम यहाँ पर अपने पास लिखना स्टार्ट करते हैं। 300, 600, 900, 1200, 1500। अब ये टेबल देख लीजिए, अब मैं 3 का टेबल लिख रही हूँ, 3, 6, 9, 12, 15, और सिर्फ उसके साथ 2 0 लगाते जा रही हूँ, तो ये 300 का टेबल बन चुका है। ठीक है, इसके साथ आगे करते हैं 1800, 2100, 24, 27 एंड 3000। इस तरह से मैंने 300 का कंप्लीट टेबल लिख लिया है, जो कि इजीली लिखा जा सकता है। आप 3 का टेबल लिखिए और साथ में 2 0 लगाते जाएं तो ये 300 का टेबल बन जाएगा। ठीक है, अब हमें प्लस करना है, इसमें 330 टोटल वैल्यू है ना, तो 30 का टेबल लिखते हैं। 30 का टेबल भी इसी तरह लिखा जाएगा जैसे 3 का टेबल था। आप 3 का टेबल लिखिए, साथ में 0 कर लें तो वो 30 का टेबल बन जाएगा। 3, 6, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270 एंड लास्ट में 300, और इनको प्लस कर देंगे आपस में। तो इस तरह से हमारे पास आंसर आ जाएगा 300 के टेबल का। 300 में 30 प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 330, 600 में 60 प्लस करेंगे तो 660, 900 में 90 प्लस करेंगे तो 990, 1200 में ये वाला 100 प्लस कर दिया तो 1300, 1300 में 20 प्लस कर दें 1320, 1500 में ये 100 प्लस कर दिया 1600 और 1650, 1800 में ये वाला 100 प्लस कर दिया 1900, 1900 में 80 प्लस कर दें 1900 में 80, 2100 में 200 प्लस कर देंगे तो 2300, 2300 में 10 प्लस कर दें 2310, उसके बाद 2400 में 200 प्लस कर दें 2600 और फिर उसमें 40 प्लस कर दें 2640, 2700 में 200 प्लस कीजिए 2900, 2900 में 7 प्लस कर दीजिएगा तो 2970, और लास्ट में 300 में 3000 में 300 प्लस कर दीजिए तो 3300 यानी कि 3300। तो इस तरह से हमने इजीली अपना टेबल कंप्लीट कर लिया है 330 का। अगर आपको ये मेथड मुश्किल लगे तो आप मल्टीप्लाई वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग टेबल्स लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस सम। ये सम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 24 हमारा डिवाइज़र है, 432,561 हमारा डिविडेंड है। इस वैल्यू को डिवाइड करना है 24 के साथ, और 24 का पूरा टेबल हमारे पास लिखा हुआ है। अब हमारे पास डिवीजन करना इतना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि जब हमें टेबल पता है तो हम इजीली उसको डिवाइड कर सकते हैं। 24 के टेबल में हम यहाँ पेयर बना लेते हैं। फर्स्ट 2 जो वैल्यूज़ हैं इनका पेयर बना लेते हैं। इस पेयर को पहले सॉल्व करते हैं। 24 के टेबल में 43 आता है या नहीं ये चेक कर लेते हैं, यानी कि 24 के टेबल का मल्टीपल
43 है या नहीं है। 24 के टेबल में 43 मल्टीपल नहीं है क्योंकि 48 आएगा मल्टीपल के तौर पे। सो दैट मीन्स कि ये हमारा 48 नहीं आ सकता, हम इसे यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हम बड़ी वैल्यू यूज़ नहीं कर सकते। रूल ये है कि आप छोटी वैल्यू ले सकते हैं लेकिन बड़ी वैल्यू नहीं। सो हम इससे एक स्टेप पीछे जाएंगे और हम इससे छोटी वैल्यू ले लेंगे जो कि है 24। 24 वन ज़ा आर 24। सो यहाँ पे हमने ले लिया 24 वन आर 24 ले लिया क्योंकि 48 यूज़ नहीं किया जा सकता क्योंकि वो बड़ी वैल्यू थी। ठीक है, याद रखिएगा डिवीजन में एक रूल है, या तो आप एग्जैक्ट वैल्यू लेंगे जो कि इस टेबल का मल्टीपल हो, जैसे कि 43 हमें चाहिए था, अगर 43 मल्टीपल होता तो हम एग्जैक्ट वही वैल्यू उठा लेते। लेकिन अगर 43 मल्टीपल नहीं है तो फिर हमें उससे छोटी वैल्यू लेनी पड़ेगी, वो भी एक स्टेप पीछे जाकर। ठीक है, तो हमने 24 ले लिया, यहाँ पर 24 आंसर आ गया। अब हम माइनस करेंगे। 13 में 3 में से 4 माइनस नहीं हो सकता तो हम 1 यहाँ से बोरो करेंगे, यानी कि उससे 1 ले लेंगे और यहाँ बन गया 13। 13 में से 4 माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 9। जब 1 यहाँ से हमने बोरो किया था, 4 ने इसे 1 दे दिया था तो यहाँ वैल्यू बच गई थी 3। 3 में से 2 माइनस करेंगे तो आंसर आ गया 1। ये हो गया 19। हमारा नेक्स्ट स्टेप में वैल्यू आ जाएगी 2 नीचे इसके साथ, तो ये हो गया 192। अब हम दोबारा चेक करेंगे कि 192 24 के टेबल का मल्टीपल है या नहीं है। सो टेबल में जब हम चेक करते हैं तो यहाँ पता चलता है कि 192 मल्टीपल है। और कहाँ पर आ रहा है 192, चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट मीन्स 8 तक जब हम टेबल पढ़ेंगे, 24 का टेबल 8 तक पढ़ा जाएगा तो हमारे पास 192 आ जाएगा। तो हम 8 तक टेबल पढ़ लेते हैं और 192 हमारा मल्टीपल है। एग्जैक्ट वैल्यू आ रही थी इसलिए हमें छोटी वैल्यू लेने की कोई ज़रूरत नहीं, हम एग्जैक्ट वैल्यू लेंगे। सो 192 में से जब 192 माइनस होगा तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास। 2 में से 2 गया 0, नील अमाउंट नील एंड नील, कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, अब हमारा अगला स्टेप हम 5 नीचे उतार लेते हैं। ठीक है, हमारा जैसे कि रूल है कि हर स्टेप में आपकी एक एक वैल्यू नीचे आएगी सॉल्व होने के लिए। अब हमारे पास 5 है। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि 24 के टेबल में 5 तो आ नहीं सकता क्योंकि ये बहुत छोटी वैल्यू है। हम सबसे छोटी वैल्यू इस टेबल की अगर चेक करें तो सबसे छोटा मल्टीपल क्या है 24 है, तो 5 तो बहुत छोटा है। दैट मीन्स हमें सॉल्व करने के लिए हमारी जो नेक्स्ट वैल्यू है उसे भी इसके साथ उतारना पड़ेगा जो कि है 6। जबकि रूल के अकॉर्डिंग ये है कि आपको हर स्टेप में एक एक वैल्यू लेकर आना है और उसे सॉल्व करना है। जब बतौर मजबूरी या फिर रूल के अकॉर्डिंग ये काम ना हो पा रहा हो और हमें सॉल्व करने के लिए सेकंड वैल्यू को भी उसी स्टेप में नीचे लाना पड़ जाए, जैसे हम 6 को लिख रहे हैं, एक ही स्टेप में 2 वैल्यूज़ नीचे आ रही हैं तो हमें कोशेंट में 0 का इजाफा करना होगा। ठीक है, ये रूल याद रखिएगा। जब हमें एक स्टेप में एक के बजाय 2 वैल्यूज़ लेनी पड़ जाएँ क्योंकि हमारे पास वो बहुत छोटी वैल्यू आ रही हो और वो इस टेबल का मल्टीपल ना हो बन सकता हो, तो हमें दूसरी वैल्यू भी इसी स्टेप में उतारनी पड़ेगी, तो हमें कोशेंट में 0 का इजाफा करना होगा जैसा कि हमने अभी कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास आ गई वैल्यू 56। अब हम चेक करते हैं कि 56 24 के टेबल का मल्टीपल है या नहीं है, यानी कि 56 24 के टेबल में आता है या नहीं। और अगर नहीं आता तो हमें कोई छोटी वैल्यू लेनी पड़ेगी, और वो छोटी वैल्यू कौन सी होगी। 24 का टेबल अगर हम चेक करें तो हमारे पास यहाँ वैल्यू लिखी है 24 48 72। अब इनमें से हमें नज़र आ रहा है कि हमारे पास 56 जो है वो मल्टीपल नहीं है, 48 है, उसके बाद 72 जो तो बड़ा हो जाएगा, इनकी बड़ी वैल्यू हो जाएगी 56 से, तो हम एक स्टेप पीछे जाकर 48 ले लेंगे। ठीक है, याद रखिएगा छोटी वैल्यू लेनी है लेकिन बहुत छोटी वैल्यू नहीं लेनी। अगर आपसे छोटी वैल्यू कहा गया तो उसका मतलब ये नहीं कि आप डायरेक्ट 24 ले लेंगे। अगर 72 बड़ा है तो आप उससे एक स्टेप पीछे जाएंगे और वैल्यू ले लेंगे 48। 48 कहाँ पर आ रहा है 2 पे, 24 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे हम और आंसर वैल्यू लेंगे 48। अब 56 में से 48 को माइनस करते हैं, 6 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, 1 यहाँ से बोरो करेंगे तो यहाँ बच जाएगा 4। ठीक है, 16 में से 8 माइनस किया तो 8 बच गया, और 4 में से 4 माइनस किया तो 0 यानी कि नील। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप का जो वैल्यू है वो है 1 जो हमारी 8 के साथ आ जाएगी, तो या 81। अब ये जो 81 है इसको चेक करते हैं कि ये हमारा 24 के टेबल का मल्टीपल है या नहीं है। तो यहाँ 81 है और चेक करते हैं 24 1 से 24 2s आर 48 3s आर 72 एंड देन 96। तो 81 नहीं आता, 96 जो कि बड़ी वैल्यू है, हम इससे आगे जा नहीं सकते, तो 96 से एक स्टेप पीछे जाएंगे और हम ले लेंगे 72। अगर आप 48 या 24 लेके सॉल्व करते हैं तो वो गलत होगा, आप बड़ी वैल्यू नहीं ले सकते, तो उससे एक स्टेप पीछे जाएंगे और 72 ले लेंगे। और 72 कहाँ पर आता है 24 1s आर 24 24 2s आर 48 एंड 24 3s आर 72। तो हम 3 का
टेबल पढ़ा हमने, 3 तक टेबल पढ़ा और हमने वैल्यू ले ली 72। माइनस करते हैं, 1 में से 2 माइनस नहीं हो सकता, 1 यहाँ से बोरो करेंगे और यहाँ बच जाएगा 7। 11 में से 2 माइनस करेंगे तो 9 बच गया और 7 में से 7 माइनस किया तो नील। अब चेक कर लेते हैं 24 के टेबल में 9 आ नहीं सकता, 9 मल्टीपल नहीं हो सकता। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि आपके पास 24 खुद वो सबसे छोटा मल्टीपल है इस टेबल का। सबसे छोटा मल्टीपल क्या है? 24 है। 9 तो आ नहीं सकता और ऊपर भी कोई वैल्यू नहीं जिसे हम साथ में उतार के सॉल्व कर सकें। सो दैट मीन्स ये हमारा क्या है? रिमाइंडर है। ठीक है, ये वो वैल्यू है जो हमारी बच गई है, यहाँ पर सॉल्व नहीं हो सकी, ये रिमाइंडर है और ये हमारा क्वोशिएंट है जो हमारे इस सम का आंसर आया है। सो हमारा क्वोशिएंट आंसर आया वो हम अलग से लिखते हैं। क्वोशिएंट का आंसर है 18,023 और रिमाइंडर का आंसर आया है 9। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये सम कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड सम को सॉल्व करते हैं। सेकंड सम का टेबल हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है, 330 का पूरा टेबल हमारे पास सॉल्व है। हम इसी मेथड के जरिए जैसे इसको सॉल्व किया है इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। दो वैल्यूज़ का अगर पेयर बना के सॉल्व करना चाहें तो नहीं हो सकता क्योंकि बाहर डिवाइजर में जो है बहुत बड़ी वैल्यू है, 330 है, तो यहाँ पे भी 3 का पेयर बनाना पड़ेगा 345 के साथ। 330 के टेबल में 345 आता है या नहीं, यानी कि मल्टीपल है या नहीं इस टेबल का चेक करते हैं। 330 1 ज़ा 330, 332 ज़ा 660, ये वैल्यू यानी कि ये मल्टीपल बड़ा हो जाएगा तो हम एक स्टेप पीछे जाएंगे और छोटा मल्टीपल लेंगे 330। 330 1 ज़ा 330, माइनस करते हैं, 5 में से 0 माइनस किया 5, 4 में से 3 माइनस किया 1, 3 में से 3 माइनस किया नील 0। अब ऊपर से एक वैल्यू उतार ली हमने 6, 156। 330 के टेबल में 156 नहीं आ सकता क्योंकि सबसे छोटा मल्टीपल क्या है? 330। 156 बहुत छोटा हो जाएगा, इसीलिए हम अपना जो नेक्स्ट वैल्यू है उसे भी इसी स्टेप में उतार कर इस वैल्यू को बड़ा कर लेते हैं और 9 नीचे उतार लेते हैं। रूल के अकॉर्डिंग हर स्टेप में एक वैल्यू आनी चाहिए। अगर आप एक स्टेप में दो वैल्यूज एक साथ उतार रहे हो तो यहाँ ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, जब एक स्टेप में दो वैल्यूज एक साथ उतरती हैं तो क्वोशिएंट में किस चीज़ का इजाफा होगा? 0 का। तो सेम यहाँ पर भी हम 0 का इजाफा करेंगे और 9 नीचे उतार लेंगे। अब वैल्यू बन चुकी है 1569। यहाँ चेक करते हैं कि मल्टीपल में 1569 आता है या नहीं। 1650 आ रहा है और उससे छोटी वैल्यू है 1320। 1650 बड़ा है और 1320 इसे एक स्टेप पीछे जाएंगे तो यही छोटी वैल्यू है, तो हम इसको लेंगे सॉल्व करने के लिए। कहाँ पर आता है 1320? 1 2 3 4, यानी कि 330 का टेबल हम 4 तक पढ़ेंगे तो 1320 आ जाएगा। 1320 माइनस करते हैं और 4 तक टेबल पढ़ा हमने। माइनस करते हैं, 9 में से 0 माइनस किया 9, 6 में से 2 माइनस किया 4, 5 में से 3 माइनस किया 2 एंड 1 में से 1 माइनस किया नील। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप का जो वैल्यू है वो नीचे उतार लेते हैं 5 इसके साथ और हमारी वैल्यू बन चुकी है 2495। 2495 इस टेबल का मल्टीपल है या नहीं फिर चेक करते हैं हम। यहाँ ये टेबल हमारे पास कुछ लिखा हुआ है 2310 है और उसके बाद 2640 है। 2600 और 2400 तो ये तो बड़ी वैल्यू हो जाएगी। इससे एक स्टेप पीछे जाके छोटी वैल्यू लेंगे जो कि है 2310। 2310 कहाँ पर आता है चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, तो 330 का टेबल हमने 7 तक पढ़ा और हमारे पास वैल्यू आ गई 2310। माइनस करते हैं, 5 में से 0 माइनस किया तो 5, 9 में से 1 माइनस किया 8, 4 में से 3 माइनस किया 2 1 एंड देन 2 में से 2 माइनस किया नील 0। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो वैल्यू बची है इसके बाद आगे उतारने के लिए कुछ भी नहीं है। 330 के टेबल में 185 नहीं आ सकता क्योंकि ये 330 खुद सबसे छोटा मल्टीपल है, इससे छोटी वैल्यू आ नहीं सकती और आगे कोई वैल्यू है नहीं जिसे हम एक अगले स्टेप में उतार कर सॉल्व कर सकें। तो ये हमारा रिमाइंडर होगा क्योंकि बची हुई रकम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही, ये कम्प्लीटली डिविजिबल सम नहीं था, तो ये हमारा रिमाइंडर है और ये हमारे क्वेश्चन का क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है इसे हम यहाँ उतार लेते हैं। क्वेश्चन आया है हमारे पास 1047 और रिमाइंडर हमारे पास आया है 185। इस तरह से हमारे दो सम कंप्लीट हो चुके हैं। आपको जो होमवर्क असाइनमेंट्स में सम दिए गए हैं आप इसी तरीके से उनको सॉल्व करेंगे। कोशिश कीजिएगा कि आप अपने पास टेबल्स लिख लें ताकि आप इजीली उनको सॉल्व कर सकें और गलती के चांसेस आपके पास कम हों। टेबल आप इस मेथड से भी लिख सकते हैं और मल्टीप्लाई वाले रूल को भी फॉलो किया जा सकता है, यानी कि 1 बाय 1 वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करके भी टेबल लिखा जा सकता है। It's time for homework assignment and your today's homework assignment is do question number 2 and 3 on your book page number 14 and do question number 8, 9 and 10
part A to C on your notebook from book page number 15. All of you should have to complete your assignments because marks will be awarded on behalf of these submitted assignments. Inshallah, we will continue our next topic in next video. Till then, take care of yourselves and your families. Assalamu alaikum.